हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। आलमी नेस के थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी ने 3 असेसिन्स को मार दिया होता है। टोनी की पावर्स को देखते हुए हैना बोल रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतने डिस्टेंस से ये बंदा पत्थरों को ऐसे शूट कर रहा है जैसे कि ये बुलेट्स हो। दूसरा असेसिन बोल रहा होता है जल्दी भागो वरना हम नहीं बच पाएंगे। दौड़ते हुए हैना बोल रही होती है चलिए तो काफी अच्छी बात है कि हम इस बंदे से बहुत ही डिस्टेंस पे है, जितना टाइम इसको यहाँ पे आने में लगेगा उतने में तो हम निकल गए होंगे। लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो देखते हैं टोनी को। टोनी बोल रहा होता है जाने की इतनी जल्दी भी क्या है, क्या तुम मुझसे मिलके नहीं जाओगे। फिर टोनी उन दोनों को एलिवेटर में खींच लेता है। उन दोनों को गले से उठाते हुए टोनी बोल रहा होता है मानना पड़ेगा तुम दोनों में ना बहुत ही हिम्मत है, और क्या कमाल का प्लान बनाया था तुम लोगों ने। पहले मेरे लिए आगे से ट्रक भेज दी, उसके बाद पीछे वैन भेज दी, फिर उसके ऊपर से तुम लोगों ने स्नाइपर्स को भी रेडी कर रखा था। तुमने जैसे मुझे मारने का ट्राई किया है ना, उसे पता चल रहा है कि तुम लोग को बहुत ही मोटी रकम मिली है। तो फिर चलो मुझे फटाफट से अच्छे बच्चों की तरह बता दो कि तुम्हें भेजने वाला कौन है। देखो मुझे पता है कि तुम लोगों के ना बहुत ही बेकार से रूल्स होते हैं कि तुम लोगों क्लाइंट के बारे में किसी को नहीं बताना, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है वरना तुम नहीं बचने वाले। तभी जो पहले वाला असिस्टेंट होता है वो अपने जेब से डेगर निकालने का ट्राई करने लगता है। टोनी उसकी गर्दन तोड़ते हुए बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि मुझे चालाकी पसंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जेब में डेगर है, मुझे इस बात का पता नहीं होगा। देखो लड़की, तुम्हारी टीम के 4 लोग मारे जा चुके हैं और उन सभी का ना सेम रीजन था कि वो चारों के चारों लोग स्ट्रगल कर रहे थे। अगर उनमें से किसी ने भी मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दिया होता ना तो वो लोग बच गए होते। देखो मुझे तुम्हारे साथ में छोटे मोटे गेम नहीं खेलने, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। है ना सोच रही होती है ये बंदा तो बहुत ही खतरनाक है, इसने सच में काफी इजीली मेरी पूरी की पूरी टीम को खत्म कर दिया। रूस गए भाड़ में, अगर मैंने इस बंदे को आंसर नहीं करा ना तो ये पक्का से मुझे यहाँ पे मार डालेगा। है ना बोल रही होती है रुको मैं तुम्हें सबको बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे मत मारना, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का ना आंसर मेरे पास में है। टोनी उसको छोड़ते हुए बोल रहा होता है लड़की तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो। चलो फिर ठीक है, मुझे फटाफट से बता दो कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। है ना बोल रही होती है अगर मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। हम लोगों ने तुम्हें मारने का मिशन ना डार्क वेब से लिया था। डार्क वेब पे एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम एक बंदे के नाम पे बाउंड्री चढ़ा सकते हैं, और जो बाउंड्री चढ़ाने वाला बंदा होता है ना वो बिल्कुल ही अननोन होता है। जिस भी असिस्टेंट ग्रुप को डील पसंद आती है ना वो उस बंदे को मारने के लिए आगे जाते हैं। परसों हम लोगों ने देखा था कि तुम्हारे नाम पे $200 मिलियन की बाउंड्री थी, और यही रीजन है कि हम तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आए, वरना हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। टोनी बोल रहा होता है क्या मेरे नाम पे कोई 200 मिलियन देने के लिए तैयार है। मानना पड़ेगा ये बंदा ना बहुत ही अच्छा ऑफर दे रहा है, जिससे कि काफी सारे लोग अट्रैक्ट हो जाए मुझे मारने के लिए। है ना बोल रही होती है देखो मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती करी है, पर मैं अपनी इस गलती को सुधारने के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम प्लीज मुझे मत मारना। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी लॉयल डॉग बन के भी रह सकती हूँ, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। टोनी बोल रहा होता है देखो डॉग की बात करना छोड़ो, फिलहाल मुझे डार्क वेब के बारे में बात करनी है, क्योंकि अगर मुझे कोई मारने के पीछे पड़ा हुआ है तो तुम्हारे मरने के बाद में तो पक्का मुझे मारने का ट्राई करेगा ना। है ना बता रही होती है जो डार्क वेब है ना वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट असेसिन वेबसाइट है। जो नॉर्मल लोग इंटरनेट को यूज करते हैं ना वो सिर्फ 2% है, इसमें हर एक बड़ी बड़ी कंपनी इंक्लूड हो जाती है। वहीं जो रियल इंटरनेट है वो है डार्क वेब। इसमें तुम किसी को मरवाने के लिए असेसिन्स को हायर कर सकते हो या फिर किसी को किडनैप करके टॉर्चर भी करवा सकते हो, और अगर तुम्हें पसंद हो ना तो तुम बहुत ही खतरनाक वीडियोस भी देख सकते हो। वो हर एक काम जो कि तुम इंटरनेट पे नहीं कर पाते ना वो तुम डार्क वेब पे कर सकते हो। टोनी बोल रहा होता है क्या मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि मुझे कौन मरवाना चाहता है, और तुमने तो मेरे नाम पे मिशन लिया, तुम तो ये काम कर ही सकती होगी ना। है ना बोल रही होती है नहीं, लेकिन अगर मुझे ट्रैप करना है ना तो उसकी एक शर्त है जिसको मुझे पहले फुलफिल करना होगा। टोनी बोल रहा होता है कैसी कंडीशन को फुलफिल करना है। तभी हैना बोल रही होती है तुम्हारे मरने के बाद में जब क्लाइंट की तरफ से पेमेंट आएगी ना तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे पेमेंट भेजने वाला कौन है। फिर जो टोनी होता है वो हैना के डगर को पकड़ लेता है। टोनी बोल रहा होता है तुमने जीने का आखिरी मौका गंवा दिया, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारी टीम वालों से तुम्हारी मुलाकात जल्दी ही हो जाएगी। टोनी की स्किल्स को देखते हुए हैना एकदम घबरा गई होती है। हैना बोल रही होती है पहली बार है जब कोई इतने क्लोज रेंज से मेरे डगर को रोक पाया है। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें पता है जिंदगी ना हर एक इंसान को एक मौका देती है, मैंने भी तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने इसको अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि इसको लात मार दिया। अब तुम्हें पता है तुम्हारे साथ में क्या होगा। चलो नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये बोलते हुए टोनी हैना को मार देता है। सीन चेंज होता है, मैं तियानमेन के फिल्म सिटी का सीन दिखाया जाता है। वांग बोल रही होती है बदर आप तो घर से बहुत ही पहले निकल गए थे ना, तो फिर आपको यहाँ पे आने में टाइम कैसे लग गया। आपको पता है अभी ना शूट स्टार्ट ही होने वाला है, मैं तो एकदम नर्वस हो गई थी कि मैं पहली बार एक्टिंग करने वाली हूँ, पता नहीं मैं कैसी एक्टिंग करूंगी।
और जब मैं आपसे एडवाइस मांगने के लिए आपको ढूंढ रही थी ना, तब आप मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। आखिर क्या हुआ था रास्ते में? आपको यहाँ पे आने में टाइम कैसे लग गया? टोनी बोल रहा होता है, वांग मुझे माफ करना। तुम्हें पता है जिस ब्रिज से मैं आ रहा था ना, वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हो गया था। इसी वजह से जो पूरा का पूरा ब्रिज था वो ब्लॉक हो गया। पहले तो आधे घंटे तक मैं ट्रैफिक में फंसा रहा। पता है, दो बहुत ही बेकार ड्राइवर्स थे, एक ट्रक वाला और एक वैन वाला। उन्हीं दोनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर आई और मैं उस ट्रैफिक से बाहर निकल पाया। इस सब के चक्कर में ना मुझे यहाँ पे आने में आधा घंटा लेट हो गया। वह तुम्हें पता है हमारी कंट्री में ना आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो कि लॉ को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते। लेकिन हम तो वैसे नहीं है ना, हम तो लॉज को मानते हुए चलते हैं। एक अच्छे सिटीजन का यह फर्ज होता है कि जो लॉ को ब्रेक करता है उसे ब्रेक कर दो। और वैसे ही कुछ लोगों को ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वांग बोल रही होती है, बदर मुझे और झीलू को ना कल शंघाई वापस जाना होगा। हम लोग को यहाँ पे आए हुए कुछ वीक हो चुके हैं और फ्रिक्वेंटली छुट्टी मारने की वजह से ना हमारी छुट्टियां खत्म हो गई थी। काफी दिनों से ना टीचर का कॉल आ रहा है और हमें बाबा आने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने हमसे बोला है कि अगर हम अभी भी स्कूल नहीं आए ना तो हो सकता है कि हमारी अटेंडेंस कम पड़ जाए और हम एग्जाम में ना बैठ पाए। वो हमारी स्टडीज को लेके बहुत ही कंसर्न है और मुझे भी लग रहा है कि हम लोग को वापस जाना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है, हाँ अगर एजुकेशन की बात है ना तो तुम लोग को जाना ही चाहिए। वैसे भी तुम्हारी स्कूल लाइफ ना बहुत ही जरूरी हिस्सा है तुम्हारी लाइफ का। टोनी को पकड़ते हुए झीलू बोल रही होती है, लेकिन मुझे वापस नहीं जाना। बदर टोनी सभी बोलते हैं ना कि एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट करियर होता है। कैसा रहेगा मैं यहाँ पे रुक के आपके साथ में मूवी बनाऊं? वैसे आपको पता है मैंने ना क्लासेस अटेंड करी है। वहाँ पे ना लोग सिर्फ और सिर्फ फालतू बातें करते रहते हैं, कुछ भी काम का सिखाते ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि मैं वहाँ पे जितना भी टाइम बैठ रही हूँ ना, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। उसकी जगह अगर मैं आपके पास में बैठूंगी ना तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी वजह से अब मैंने तो डिसाइड कर लिया कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। वांग बोल रही होती है, झीलू आके तुम्हें पे क्या बेकार के रीजन दे रही हो? क्या तुम्हें टीचर का कॉल याद नहीं है कि आखिर वो हमसे कैसे रिक्वेस्ट कर रहे थे? उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अभी नहीं जाएंगे तो हमारी अटेंडेंस कम पड़ जाएगी और फिर हम लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर हम लोग ग्रेजुएट नहीं होते तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि लाइफ में करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन भी तो अपना एक पार्ट रखता है ना। और कौन सा तुम्हें फिल्म बना के कोई एक्ट्रेस बनना है? झीलू बोल रही होती है, बताओ ना ग्रेजुएशन की डिग्री से कितना ही फर्क पड़ता है। मैं मानती हूँ कि मुझे कोई एक्ट्रेस नहीं बना और मैं ये काम आगे परस्यू भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। पर तुम्हें बताओ क्या ये कौन से ऐसे कॉलेज की डिग्री है जो कि हम लोग एक बिलियनर प्रेसिडेंट बना सकती है? जब मैं ऑलरेडी वो बन चुकी हूँ तो मुझे डिग्री की क्या जरूरत है? वांग बोल रही होती है, बता ये तो मेरी बात नहीं मानने वाली। अब एक काम करिए, आप इसको समझाइए। टोनी बोल रहा होता है, झीलू मेरी बात को मानो, तुम्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। मैंने तुम्हारे और वांग के लिए ना प्लान रेडी करवा दिया है। अब तुम दोनों वापस जा रही हो। भले ही तुम लोग लाइफ में कोई भी रीजन क्यों ना दो, लेकिन एजुकेशन सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम एक प्रेसिडेंट हो जो कि तुम्हारी काबिलियत है, लेकिन तुम एक काम आगे भी तो कर सकती हो ना। एजुकेशन का ना अपना एक टाइम होता है। अभी तुम्हारा टाइम है पढ़ने का और मजे करने का। अगर तुम अभी इस टाइम को स्किप कर दोगी ना तो तुम्हें बाद में पक्का से बहुत ही रिग्रेट होगा। मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ना बहुत ही एंजॉय किया था। फिर कुछ गलतियों के पीछे और कुछ लोगों के पीछे मैंने अपने कॉलेज का बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया और उस चीज का रिग्रेट मुझे आज भी है। मैं शायद से उस टाइम को ना बहुत ही एंजॉय कर सकता था। अभी तुम्हें लग रहा है ना कि जो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वक्त बीतने के बाद में तुम्हें लगा कि इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। इसी वजह से मेरी बात मानो और तुम वापस चली जाओ। टोनी सोच रहा होता है कोई तो है जो कि मुझे मरवाने का ट्राई कर रहा है, और ऐसे में किसी का भी मेरे साथ में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे ऊपर रोड पे अटैक हुआ। अगर मेरे घर पे मेरे ऊपर अटैक हुआ तो क्या होता? अगर वो लोग झीलू, वांग, ईहान या विश्वांग किसी को भी होस्टेज बना लेते तो फिर मेरा फाइट करना कितना मुश्किल हो जाता। और स्पेशली मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पे वांग है, तो इसी वजह से मुझे वांग और झीलू को उधर से भेजना ही पड़ेगा ताकि ये लोग हर एक खतरे से सेफ रहे। अगर इतनी पावर होने के बावजूद मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ तो फिर आखिर इतनी पावर होने का क्या फायदा? रोते हुए झीलू बोल रही होती है, बदर टोनी प्लीज मुझे नहीं जाना, मुझे रहने दीजिए ना। मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ लेकिन मुझे अभी नहीं जाना, मैं पक्का से बाद में चली जाऊंगी। वुशुआंग बोल रही होती है, आज तो हमें टोनी का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। स्पेशली झीलू और वांग टोनी से कुछ भी मांगती है ना तो ये उन लोगों को बिल्कुल ही मना नहीं कर पाता। नॉर्मली टोनी के बिहेवियर के हिसाब से उसने अभी तक स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर ली होती और वो आराम से इन लोगों को छुट्टी दिला सकता था, लेकिन फिलहाल टोनी ये काम नहीं कर रहा है। ये दिन भर तो इन लड़कियों को बिगाड़ने का काम करता रहता है। ये लड़कियां जो भी टोनी से मांगती है ना ये सब उनको दे देता है, पर आज ये इन लोगों को क्लियरली मना कर रहा है और इन लोगों की बात को समझने के लिए तैयार भी नहीं है। ईहान बोल रही होती है, हाँ तुम बोल तो सही रही हो, ये चीज ना बिल्कुल ही अनयूजुअल है। टोनी तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करता। तभी टोनी उन लोगों के पास में आते हुए बोल रहा होता है, मिस किन और मिसी, आप लोगों को ना शंघाई वापस चला जाना चाहिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे तो लंबे टाइम तक रहना बिल्कुल भी सही रहेगा। वुशुआंग बोल रही होती है, देखो टोनी जितना बड़ा तुम्हारा घर है ना उतना ही छोटा तुम्हारा दिल भी है। इतने बड़े मेंशन के अंदर अगर 2 लोग रह रहे हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और ऊपर से ना हम अपनी मर्जी से यहाँ से जाएंगे
क्योंकि हम तुम्हें यहाँ पे रहने का रेंट पे कर रहे हैं, तुम हमसे यहाँ जाने के लिए नहीं बोल सकते। तभी वो देखते हैं कि सामने वाली रोड से बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां गुजर रही होती है। झीलू बोल रही होती है, लगता है ना कि कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है, आखिर सारी पुलिस की गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है। टोनी सोच रहा होता है, लगता है लोग क्राइम सीन से वापस लौट रहे हैं। वहीं ईहान का बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, मिस आपको पता है कुछ ना बहुत ही बुरा हुआ है। ईहान बोल रही होती है, सस्पेंस क्रिएट मत करो और तुझे से बताओ क्या हुआ है। ईहान का बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, आपको पता है यहाँ पे जो पास वाली ब्रिज है ना, उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक सा एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट के अंदर ना 2 फॉरेनर्स मारे भी गए। पहले तो सभी को लगा था कि वो फॉरेनर्स नॉर्मल टूरिस्ट है, लेकिन उनको चेक करने के बाद में पता चला कि उनके पास में फायर आर्म्स और डैगर्स भी थे। फिर जब उनके आइडेंटिटी कार्ड को चेक किया गया ना, तो वो सारे के सारे ही फेक थे। सारी चीजों को देखते हुए पुलिस का मानना था ना कि शायद से वो इंटरनेशनल असिस्टेंट थे, जो कि यहाँ पे तियानमेन सिटी के अंदर किसी को असैसिनेट करने के लिए आए हैं। आपको पता ना कि अभी तियानमेन सिटी के अंदर 3 से ज्यादा पावरफुल लोग एक ही घर में रह रहे हैं। ऊपर से आप दोनों के ऊपर रिसेंटली ऐसा ही अटैक हुआ था। वो शुआंग और ईहान सोच रहे होते हैं, क्या इंटरनेशनल असिस्टेंस, क्या लास्ट टाइम की तरह ये वाले जो असिस्टेंट है वो भी हमारे पीछे ही है। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, हाँ एक और चीज जो कि बहुत ही अजीब हुई है, मैं ना उसके बारे में आपको बताना भूल गया। इन असिस्टेंट में से ना एक बंदा एक बिल्डिंग पे खड़ा था और उसको ना एक स्टोन का यूज करते हुए मार दिया गया है। उसकी मौत इतनी अजीब है ना कि पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक छोटे से पत्थर से उसके सर के अंदर होल कैसे हो सकता है। एक पत्थर को इतने फोर्स से फेंकना कि जैसे कि वो बुलेट हो, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इन चीजों को लेके पुलिस अभी भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। शॉक्ड होते हुए वो शुआंग और ईहान बोल रही होती है, क्या एक पत्थर से सर में होल कर दिया, ये चीज तो हम लोगों ने पहले भी देख रखी है। वो शुआंग बोल रही होती है, हमें पता है कि पूरी सिटी में ना सिर्फ एक ही बंदा है जो कि ये काम कर सकता है और वो है हमारा टोनी। क्या उन असिस्टेंट से डील करने में टोनी हमारी हेल्प कर रहा है? शायद से टोनी को ना उनके आने के बारे में पहले पता चल गया होगा, इसी वजह से इसने बिना किसी को बताए उन लोगों को खत्म कर दिया। ईहान बोल रही होती है, इंसिडेंट को देख के लग रहा है कि वो हमारी हेल्प कर रहा है। हुशवांग बोल रही होती है, अब मुझे समझ आया कि टोनी वापस आने के बाद से सभी को शंघाई जाने के लिए क्यों बोल रहा है। लगता है कि वो हम चारों की सेफ्टी को लेके बहुत ही कंसर्न है, इसी वजह से इसने अपनी बहन और झीलू को तो हाथों हाथ जाने के लिए बोल दिया है। पर आखिर ये हमको ये सारी चीजें क्लियरली क्यों नहीं बता रहा? ये बता भी तो सकता है ना कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, तो हम चुपचाप यहाँ चली जाएंगी। इसने कुछ कहा नहीं बल्कि चीजों को और भी मिस्टेक्स बना रहा है। ईहान बोल रही होती है, इस बार ये दिक्कत ना बहुत ही बड़ी हो गई है और टोनी के जो एक्शंस है ना वो नॉर्मल ह्यूमन के लेवल को तो पार कर चुके हैं। अगर ये न्यूज टीवी के ऊपर आई कि एक पत्थर ने इंसान की बॉडी के अंदर छेद कर दिया तो ये कितनी बड़ी सेंसेशन बन जाएगी ना। सच में इस बार चीजों को कवर अप करवाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। वुशवांग बोल रही होती है, कैसा रहेगा कि हम ये बोल दे कि असैसिन्स हम लोग को मारने का ट्राई कर रहे हैं और हमारे जो बॉडीगार्ड्स हैं इन्होंने उन सभी को खत्म किया है। आगे उन पुलिस वालों को क्या सोचना है वो उनके ऊपर होगा। इससे कोई भी ये सोच नहीं पाया कि टोनी इन सभी के अंदर इन्वॉल्व है। ईहान बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लास्ट टाइम भी हमारे ऊपर अटैक हुआ था, इसी वजह से पुलिस वाले इस बात पर बिलीव कर लेंगे कि ये असैसिन्स ना हम ही को मारने के लिए आए थे। वुशवांग बोल रही होती है, अगर सच बोल तो जो असैसिन है हम लोग को टारगेट कर रहे हैं ना, इनसे बचने के लिए टोनी के साथ में रहना ही हमारे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ईहान बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, टोनी ना एक कल्टीवेटर है और वो कैसे भी करके हम लोग को बचा ही लेगा। अगर हम शंघाई चले गए और हमारे ऊपर ऐसा अटैक हो गया तो फिर हमारे बॉडीगार्ड्स ना हमको नहीं बचा पाएंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो कि शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, क्या ई फैमिली के यंग लेडी के ऊपर अटैक हो गया और फिलहाल वो तियानमेन सिटी के अंदर है। फिर वो ओल्ड मैन अपने सेक्रेटरी से बोल रहा होता है, फटाफट से मेरे इन ऑर्डर्स को ना आगे बढ़ाओ, तियानमेन सिटी के अथॉरिटीज को प्रेशराइज करो ताकि वो सिटी के सिक्योरिटी को बढ़ा दे। यहाँ पे ये मामला बहुत ही सीरियस है, हम ना यहाँ पे एक भी गलती नहीं कर सकते। सेक्रेटरी बोल रहा होता है, हाँ सर ये काम हो जाएगा। ओल्ड मैन बोल रहा होता है, किन फैमिली वालों को कॉल करो, उन्हें बोलो कि वो तियानमेन सिटी में अपने ज्यादा बॉडीगार्ड्स को भेज दे, उन दोनों बच्चों की जान खतरे में है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने कंप्यूटर के सामने बैठा होता है। टोनी बोल रहा होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने बहुत सारा पैसा खर्च करके अपने इस मेंशन के अंदर ही सुपर कंप्यूटर बनवा लिया था, नहीं तो अभी मेरे लिए ना डार्क वेब के अंदर एंटर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। चलो फाइनली जबकि अब मैं डार्क वेब के अंदर एंटर कर चुका हूँ तो फिर देखते हैं कि आखिर डार्क वेब है क्या चीज। ये बोलते हुए अपने कंप्यूटर के अंदर डार्क वेब को इंस्टॉल कर लेता है। टोनी बोल रहा होता है, जो लोग मुझे मारने के लिए आए थे उनके गैंग का नाम था वाइपर गैंग और इन्होंने यहाँ पे अभी तक 99 टास्क को कम्प्लीट किया है। इसका मतलब इन्होंने कम से कम तो 99 लोगों को मार दिया होगा। और एक सेकेंड रुको, आखिर इनकी रैंकिंग क्या है? ये ग्लोबली 36 रैंक पे थे, इसका मतलब कि ये तो बहुत ही टॉप टायर के असैसिन होंगे। लेकिन मैं नोवेल से पढ़ा है कि जो टॉप असैसिन होते हैं उनकी स्किल्स तो बहुत ही कमाल की होती है, पर इन लोगों की स्किल्स तो बहुत ही नॉर्मल सी थी। अब जबकि मैं साइड पे आ चुका हूँ, चलो देख लेते हैं कि आखिर वो कौन कमीना है जो कि मुझे बनवाने का ट्राई कर रहा था। मुझे बाउंड्री लिस्ट को चेक करना चाहिए। वो लड़की बोल रही थी कि मेरे नाम की बाउंड्री दी गई है। फाइनली मुझे मेरे नाम की बाउंड्री मिल भी गई।
वो लड़की बिल्कुल सच बोल रही थी, मेरे नाम पे 200 मिलियन की बाउंटी है। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।